लास्ट वीडियो तक हम आपको बताए थे आपका थोरैसिक कैविटी का पार्ट है ना, प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बताए थे। अब हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन है ये कितने स्टेप्स में होता है ना। तो आपका एनसीईआरटी इसको 5 स्टेप में डिवाइड किया है ना। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला है आपका ब्रीदिंग है ना। सबसे पहले तो आपको CO2 चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और आपको CO2 अपने बॉडी से निकालना है ना। तो द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग। द फर्स्ट वन इज ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होगा? यू विल इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दूसरा आपका होगा डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन कहाँ पे? तो डिफ्यूजन होगा अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन है ना। अब आपको पता है अल्टीमेट एटमॉस्फेयर का एक्सटेंड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ तक है? तो एल्वियोलाई तक है। एल्वियोलाई के अंदर आपका एयर आया, उसके अंदर अब एल्वियोलाई से जब ऑक्सीजन नीचे पार करके जाएगा तो अब वो एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा, बिकॉज एल्वियोलाई इज द कवरिंग, इट इज द सेपरेशन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द स्ट्रक्चर्स इनसाइड योर बॉडी। तो अब यहाँ जो ऑक्सीजन ज़्यादा, मान लेते ये स्पेस एल्वियोलाई का है, ये मेरे बॉडी का है ना। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पे अब उसको मेरे बॉडी के अंदर जाना है, तो अंदर जाने के लिए उसको ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्रॉस कैसे करेगा? जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन क्रॉस करके सेल के अंदर आया था बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई के अंदर भरा है वो एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके बॉडी के अंदर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा है, इधर एटमॉस्फेरिक एयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो आपका बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ जाएगा है ना। द सेकेंड प्रोसेस इज डिफ्यूजन थ्रू alveolar membrane है ना। डिफ्यूजन थ्रू alveolar membrane, इसमें क्या होता है आपका? ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू बॉडी है ना, and carbon dioxide moves from body into the atmospheric air। ठीक है, ये हो गया आपका। थर्ड प्रोसेस इज, अब ये जो ऑक्सीजन मेरे बॉडी में लंग्स के पास आ गया है ना एल्वियोलाई को क्रॉस करके, अब उसको बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना होगा। ठीक है, हर सेल तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? मेरे को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट इज आपका थर्ड प्रोसेस इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। और CO2 आपके लंग्स तक पहुंचा कैसे? CO2 आपके लंग्स तक सेल से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहुंचेगा है ना। हर सेल तो आपका बॉडी का CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको भी तो लंग्स तक लेकर आना होगा। तो जो थर्ड प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है ना। जो थर्ड प्रोसेस है आपका दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। जो थर्ड स्टेप है आपका दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस है ना। इसमें कौन कौन सा गैस किधर से किधर ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड to the
टिश्यूज ऑफ बॉडी, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ बॉडी टू द लंग्स, ठीक है, टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पे वो है ना। ऑक्सीजन को लंग से आपके बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके बॉडी के टिश्यूज से लंग्स तक पहुंचाया जाता है। और ये होता किसकी मदद से है, आप बताइए। आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? एनिमल टिश्यूज मैंने पढ़ा दिया, किसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन इज द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके बॉडी में, आपका वास्कुलर सिस्टम, आपका ब्लड का जो सिस्टम है, वही सर्कुलेटरी सिस्टम आपका काम में आएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता किसकी वजह से? दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ ब्लड, है ना। ब्लड कुछ नहीं है, ब्लड आपका एक व्हीकल है ना। जैसे मैं अपने घर से यहाँ कोचिंग तक आई तो मेरे को लेके कैसे आया? कोई गाड़ी लेकर आया होगा। तो ब्लड कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट द व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। और उन सब्सटेंसेस में से एक आपका ये गैसेस होता है, ठीक है। अब सेल्स तक पहुंच गया। अब सेल्स तक पहुंच गया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीजन सेल्स के बाहर एक्यूमुलेट कर गया, अब उसको सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो देन इट विल बी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अगेन, बट थ्रू द सेलुलर मेम्ब्रेन। पहला डिफ्यूजन कहाँ हुआ था? एल्वियोलाई से के थ्रू हुआ था। एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन घुसा था, एल्वियोलाई को पार किया था, पार करके मेरे बॉडी के अंदर घुसा था, बॉडी के अंदर घुस के ट्रांसपोर्ट हुआ, सेल्स तक पहुंचा। अब ये सेल्स के बाहर ही है अभी, अब इसको सेल के अंदर जाने का है। तो सेल के अंदर कैसे जाएगा? अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मेरा अल्टीमेट एम तो यही है ना कि मेरे सेल तक मेरे को ऑक्सीजन पहुंचाना। मैंने कहा कि अल्टीमेट ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? इट विल बी बाय डिफ्यूजन, है ना। तो जैसे ही मेरा सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो सेल के अंदर डिफ्यूज करेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है उसको बाहर भी तो निकालना है। तो वो बाहर कैसे निकलेगा? सेल के अंदर से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। तो थर्ड स्टेप इज डिफ्यूजन of gases across cellular membrane. Diffusion of gases across cellular membrane, है ना। Oxygen will move outside, inside. Oxygen will move inside the cells. And carbon dioxide will move outside this. Carbon dioxide will move outside the cells. ठीक है। अब जो डेस्टिनेशन था आपका गैसेस का, डेस्टिनेशन हो गया। ऑक्सीजन आपका सेल्स तक पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर निकल गया, बाहर निकल के आपका लंग्स तक पहुंच गया, है ना। दिस इज द फोर्थ है मेरी, सो दिस इज द फोर्थ स्टेप, है ना। दिस इज योर फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पहुंचने के बाद अब आपका आता है फाइनल स्टेप। ऑक्सीजन पहुंचाने लाने का तो काम हो गया, अब ऑक्सीजन को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन यूज क्यों होता है? हम आपको पहला दिन बताए थे, रेस्पिरेशन अल्टीमेटली क्या होता है? दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एक्चुअली दैट ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसी प्रोसेस को हम आपका सेल का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। The fifth process is your cellular respiration या metabolism. है ना।
प्रोसेस इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मेन रेस्पिरेशन होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको कि हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका होता क्या है, इसमें योर ग्लूकोज is oxidized by the oxygen and is converted into carbon dioxide plus water, है ना, it is converted into carbon dioxide plus water। ये आपका होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सारा का सारा स्टेप्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्सेप्ट फॉर दिस फिफ्थ, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होता है, इसलिए जब आप प्लांट रेस्पिरेशन पढ़िएगा प्लांट फिजियोलॉजी में, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन उसमें डील किया जाएगा, है ना। यहाँ तक आपका प्रोसेस ऑफ जो भी पूरा रेस्पिरेशन का जो स्टेप्स होता है वो खत्म होता है ना। तो सबसे पहला स्टेप को हम आज इस वीडियो में देखेंगे, वो क्या था, ब्रीदिंग, है ना। हम ऑक्सीजन कैसे अपने लंग्स के अंदर लेकर आते हैं और लंग में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट किया है उसको हम बाहर कैसे छोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताने के बारे के पहले हम आपको 2-3 टर्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे कुछ। सबसे आप लिखते जाइए, है ना, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, या मैं लिख देती हूँ, सब टर्म्स लिख देती हूँ। चलिए, तो पहला टर्म इज योर इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। इनहेलेशन इंस्पिरेशन क्या हुआ, सांस अंदर लेने को हम इनहेलेशन या इंस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड आपका हो गया एक्सहेलेशन या फिर एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन क्या हुआ, सांस बाहर छोड़ने को हम एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो ब्रीदिंग होता है, that is because of negative pressure, breathing is because of negative pressure। मैं आपको समझाऊंगी, अभी के लिए आप बस लिख लो, breathing is because of negative pressure। ठीक है, इसके बाद चौथा हम जानते हैं मसल्स इन्वॉल्व। मसल्स इन्वॉल्व, अब मसल्स इन्वॉल्व जो आपका मसल्स काम में आता है उसका नाम लिख लो। सॉरी, एक्सक्यूज मी। 4 ग्रुप ऑफ मसल्स काम में आता है। पहला होता है आपका डायफ्राम, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तीसरा होता है आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लास्ट में आपका एब्डोमिनल मसल्स जो होता है वो भी काम में आता है ना, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, अब ये क्या क्या होता है जान लेते हैं। डायफ्राम के बारे में तो मैंने आपको बताया,
Inferiorly, your thoracic cavity is covered by a dome-shaped muscle that is known as diaphragm. अब दूसरा आता है intercostal group of muscles. जो coastal word है ना, coastal comes from the word coastal, मतलब होता है related to ribs, है ना. रिब्स को हम लोग कोस्टल का मतलब कोस्टल बोलते हैं, ठीक है. तो इंटरकोस्टल मतलब जो रिब्स के बीचों बीच जो मसल होगा, जैसे रिब्स हमारा जैसे वर्टेब्रा ढेर सारा होता है, वैसे ही ढेर सारा रिब्स भी होता है. तो हर रिब्स को जो इंटरकनेक्ट करेगा, दो रिब के बीच में जो मसल्स होगा उनके बीच में, उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं ना. इंटरकोस्टल मतलब दो रिब के बीच में जो मसल्स होगा उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे. अब ये जो इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं ये दो ग्रुप में होते हैं. एक होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी में बाहर की तरफ और एक होते हैं उसके पीछे. तो जो बाहर होते हैं उनको हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं और जो अंदर की तरफ होते हैं उनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं. चौथा आपका एक और मसल ग्रुप काम में आता है, दैट इज योर एब्डोमिनल मसल्स. एब्डोमेन का जो आपका मसल्स है वो भी आपका काम में आता है, ठीक है. वो भी एक्सपिरेशन के ब्रीदिंग के आपका काम में आता है. अब ये जो दो मसल्स हैं आपके, ये दो मसल्स है ना, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये आपके काम आते हैं इनहेलेशन. ये दोनों मसल आपके काम में आते हैं इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, दोनों के काम आते हैं, ठीक है. और ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल होता है ये आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन के काम में आता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के काम आता है, ठीक है. फोर्सफुल एक्सपिरेशन का हम आपको मतलब अभी बताएंगे, ठीक है. ये आपको कंपोनेंट्स हो गया ब्रीदिंग के लिए. अब हम देखते हैं कि कैसे आपका ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है. तो ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपके ब्रेन में सेंटर्स होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास. अभी आप नहीं जानेंगे, याद है क्लास 10 में जब आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो ब्रेन का डिफरेंट पार्ट्स पढ़ा था. उसमें से जो पहले सेरेब्रम था, सेरेबेलम था, है ना, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन था, ठीक है, फोर ब्रेन था. तो एक था ब्रेन स्टेम आपका निकल रहा था जिसमें पॉन्स एंड मेडुला था, हाइंड ब्रेन है ना, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला. तो मेडुला जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास आपका एक सेंटर्स प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए. हम आगे अच्छे से और पढ़ाएंगे अभी, है ना. उसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर्स बोलते हैं. ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स का काम क्या होता है, ये ब्रेन आपका लंग्स को, आपके मसल्स को, अच्छा आपके बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो याद रखना दैट इज बिकॉज ऑफ मसल्स, है ना. मसल्स का काम होता है आपके बॉडी में मूवमेंट कराना, कहीं पे भी कोई भी मूवमेंट हो रहा हो दैट इज बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास आपका रेस्पिरेटरी सेंटर्स होता है ये आपके डायफ्राम को सिग्नल भेजता है ना. सिग्नल क्या भेजता है कि अब रेस्पिरेशन का टाइम आ गया ना, अब सांस लो, सांस छोड़ो. तो अब ये सांस लो छोड़ो डायफ्राम कैसे करता है, आप सोचिए ये आपका थोरासिक कैविटी है, इसके नीचे में डायफ्राम ऐसे लगा है. तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे नीचे हो जाता है ना. हम मान लेते मेरा ये हाथ डायफ्राम में है ना, ये पूरा हाथ मेरा डायफ्राम में, इसके ऊपर ऐसे मेरा थोरासिक कैविटी है. तो डायफ्राम नॉर्मली ऐसे डोम शेप रहता है. जैसे ही इसको रेस्पिरेटरी सेंटर से सिग्नल मिला, एक्सक्यूज मी, I think I'm getting allergy today because of something, है ना. This is a common problem with me. चलो, anyway, जो आपका डायफ्राम है यहाँ पे हम मान लेते हैं थोरासिक कैविटी है, डोम शेप डायफ्राम इसके नीचे प्रेजेंट है. जैसे ही इसको रेस्पिरेटरी सेंटर से सिग्नल मिला ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है. तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मेरा हाथ है ना, मेरा हाथ का मूवमेंट कैसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मसल लगा हुआ है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेरा हाथ ऐसे मुड़ जाएगा. इसी तरीके से डायफ्राम मसल है, जैसे इसको सिग्नल मिला इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना. नीचे के जो डोम शेप था डायफ्राम,
सिग्नल मिलने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो फ्लैट हो गया ऐसे। अब आप सोचिए ये थोरैसिक कैविटी है ना, पहले इसका वॉल्यूम इतना था, ठीक। अब जैसे ही ये डायफ्राम में से कॉन्ट्रैक्ट किया, थोरैसिक कैविटी का क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। जो वॉल्यूम ये वाला बाहर था, अब ये वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी में इंक्लूड हो गया। अब ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, आपका जो लंग्स है वो भी ऐसे खिंचा गया। लंग्स खिंचाया, अब आप सोचिए आपके वॉल्यूम जो एयर आप लिए हैं उसका अमाउंट तो अंदर सेम है, बस क्या हुआ, वॉल्यूम खिंचा गया। अब वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से प्रेशर आपका अंदर घट गया, है ना। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक ग्लास ऐसे मुंह पे रखिए और उसके अंदर से हवा सक कर लीजिए, तो क्या होगा, चिपक जाता है। चिपकता क्यों है, बिकॉज आप जितना वॉल्यूम है वहां पे एयर का, आप जितना वॉल्यूम है ग्लास का, उसमें से जो एयर का वॉल्यूम होना चाहिए था आप उससे कम एयर डालें, तो क्या होगा, वो बाहर से एयर खींचने की तरह कोशिश करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ही हमारा लंग्स का, पल्मोनरी कैविटी का हमारा ऐसे वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया। एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी मतलब कि आपका लंग का कैविटी है ना, एल्वियोलाई ये सबको मिलाकर बोलते हैं। तो जैसे ही आपका पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर डिक्रीज किया एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, यहाँ पे आपका प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अंदर का में तुरंत एयर बाहर से अंदर मूव करेगा। तो हम जैसे ही सांस लेते, मेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड किया, थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड करने की वजह से मेरा पल्मोनरी कैविटी एक्सपैंड किया, पल्मोनरी कैविटी एक्सपैंड किया तो जो प्रेशर है वो नीचे चला गया क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, है ना। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर नीचे गया, प्रेशर नीचे गया तो प्रेशर लो हो गया, प्रेशर अंदर नेगेटिव हो गया, एटमॉस्फेयर के नीचे चला गया। अब एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ही प्रेशर नीचे गया, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए एयर तुरंत आपका एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स की तरफ मूव करेगा। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, है ना। अब इस इनहेलेशन में आपका डायफ्राम के अलावा एक और मसल काम में आता है, दैट इज योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। ये भी आपका ऐसे करके रिब्स को एलिवेट करता है, जिसके वजह से आपका एंड आगे पीछे की तरफ आपका कैविटी का ये बढ़ जाना। ऊपर से नीचे जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ाया, जब आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिब्स को ऐसे करके उठा देता है। तो रिब्स ऐसे उठाने की वजह से आपका आगे पीछे की डायरेक्शन में आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जैसे ही ब्रेन से फायरिंग स्टॉप हुआ, डायफ्राम को सिग्नल मिलना बंद हो गया। सिग्नल मिलने बंद होने की वजह से क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में था अब ये रिलैक्स करेगा। अब ये रिलैक्स करने के लिए क्या करता है, जो ऐसे था ऐसे करके रिलैक्स करेगा। रिलैक्स किया, है ना। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी जो रिब्स को ऐसे उठाया था वो वापस किया। तो अब जैसे ही वापस किया, एयर तो हम ज़्यादा ले रखे हैं, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा प्रेशर अंदर का बढ़ गया। प्रेशर अंदर का बढ़ गया, बाहर प्रेशर कम है, तो एयर क्या करेगा, तुरंत अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, है ना। तो आपको जो इनहेलेशन होता है वो पॉजिटिव की वजह से नहीं होता, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर, है ना। आप इनहेल क्यों किए, आप इसलिए किए क्योंकि आपका जो पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर था दैट वेंट नेगेटिव बाहर के हिसाब से, इसलिए हम बोले थे कि नेगेटिव प्रेशर की वजह से आपका इनहेलेशन होता है। एक्सपीरेशन जो हुआ दैट इज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये सब रिलैक्स किया थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम आपका घट गया और रिलैक्स करने की वजह से प्रेशर बढ़ गया और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हुआ जो कि फिर एयर को बाहर ढकेल दिया, है ना। दिस इज योर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सपीरेशन। इंटरनल एंड एब्डोमिनल मसल्स का रोल फोर्सफुल एक्सपीरेशन में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बताएं आपको अभी उसको हम अच्छे से नोट्स में लिखा भी देंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में आ जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फील फ्री टू व्हाट्सएप मी एंड प्लीज़ अपना NCERT ज़रूर पढ़िएगा। पेज नंबर 271 तक मैंने मोर और लेस बताया है। एक और वीडियो में वो पूरे अच्छे से बता दूंगी, वो खत्म हो जाएगा, है ना। NCERT पढ़िए, फिंगर टिप्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज बनाइए, असाइनमेंट्स बनाइए और क्वेश्चन ज़रूर बनाइएगा, है ना। नहीं तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।